नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल इस बार अपनी तैयारी को पुख्ता करने में जुटे हुए हैं। चुनावी मैदान में उतरने से पहले समीकरणों को साधने की तैयारी चल रही है। केंद्र और प्रदेश की सत्ता में विराजमान भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों की जमीन को पुख्ता बनाने में जुटी हुई है, लेकिन इस बीच बयानबाजी का दौर भी जोर शोर से चल रहा है। कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कांग्रेस को लेकर कहा है कि किस कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस बची कहां है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं तुलसी के बोल कांग्रेस मुक्त एमपी। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी की विचारधारा में आस्था और विश्वास रखते हैं वह हमारे साथ आ रहे हैं। कांग्रेस बची कहां है? कांग्रेस में तो बस समूह बचे हैं। एक समूह पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का, एक पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व एक पूर्व सीएम कमलनाथ का, और अब एक समूह पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का। सुनिए तुलसीराम सिलावट ने क्या कुछ कहा। उनको अपने परिवार को संभालना चाहिए, अपनी कांग्रेस को संभालेगी। कांग्रेस बची कहाँ? समूह बचा। एक समूह दिग्विजय सिंह जी का, एक कमलनाथ जी का, एक अब जीतू जी आ गए उनका। तो कांग्रेस तो पहले इनको, कांग्रेस को ये खुद संभाले। हम किसी को लेने नहीं जा रहे हैं, हम किसी को बुलाने नहीं जा रहे हैं। जो हमारे विचारधारा में जो आस्था रखता हो, जो विश्वास रखता हो, उसके लिए हम तो विकास और प्रगति की बात करते हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका। अब इस मामले में कांग्रेस क्या कहती है, ये भी सुनते हैं। जी खुद है मिलावट जी। 75% कांग्रेसी, 25% भाजपाई। तो पहले तो सिलावट जी खुद शुद्ध बने, बाद में बुद्ध बने। नसीहत देने की जो है, क्या उनकी स्थिति है क्या? 40 साल तक कांग्रेस की जय जयकार करते रहे, अब उससे ताजिया कर रहे हैं। तो उनको जो है, मेरा उनसे आग्रह है कि पहले वो जो है शुद्ध हों। अभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समंदर में स्नान कर रहे हैं, पानी खारा है। जरा मीठे पानी में आए और उसके बाद ज्ञान की बातें करें तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ गुटबाजी। भाजपा में कितने गुट हैं? अब तो जो है 7 इंजन के 7 गुट, एक बड़े इंजन का जो है बड़ा गुट, एक जो है इंजन खराब हो गया है उसका गुट। कितने गुट हैं भाजपा में? और कई जो है इधर उधर से जो है गुट गुटा रहे हैं। तो आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी में उनसे कहना कि जरा वहाँ पे गुटों को ठीक करो, फिर कांग्रेस के में भी करना मेहनत। तो वार पलटवार चल रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इसके लिए दोनों पार्टियां तैयारी कर रही हैं। दोनों पार्टियों की तैयारी किस तरह की है, अपनी अपनी तैयारी सभी देख रहे हैं कि दोनों पार्टियों की तैयारी किस तरह की है। लेकिन इस बीच वार पलटवार हो रहे हैं। तुलसीराम सिलावट जो कि पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी ज्वाइन किए और बीजेपी में मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री। अब उनका कहना है कि कांग्रेस बची कहां है। इस पर कांग्रेस का पलटवार आया है कि सिलावट जी पहले तो शुद्ध बने, उसके बाद बुद्ध बने। यानी आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, इसी वार पलटवार पर। तो आइए अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर गुलरेज शेख, प्रवक्ता बीजेपी, फरहाना खान, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख, प्रवक्ता बीजेपी। तुलसीराम सिलावट के बयान पर कांग्रेस ने, जो उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने कहा है कि सिलावट जी पहले शुद्ध बने फिर बुद्ध बने। ये जिस तरह से कांग्रेस वाले एप्लीकेशन लेके खड़े हैं कि बीजेपी ज्वाइन करना है,
तो मैं किसी के विषय में कुछ तो नहीं कह सकता। खैर, जहां तक गुप्ता जी की बात है, गुप्ता जी से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक हैं, लेकिन कब वो भी एप्लीकेशन लेके आ जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि जब आप बोलते हैं तो बोलने से पहले सोच लें कि कल को भारी नहीं पड़ जाए। ज्यादा तुलसी भैया की बात है, तुलसी भैया बीजेपी में आने के बाद ऐसे हो चुके हैं जैसे दूध के अंदर शक्कर आ जाती है। तो उनमें और हम में कुछ फर्क नहीं रहा, हम में उनमें कुछ फर्क नहीं रहा। तो वो 100% भाजपाई हैं, तन से, मन से, और आत्मा भी उनकी भाजपाई हो चुकी है। तो और बीजेपी, उन्होंने गलत क्या कहा आप मुझे बताइए, कांग्रेस बची कहाँ है? ये फैक्ट है। आप ये देखिए ना कि जैसे ही जो वर्तमान जीतू पटवारी जी हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, किस प्रकार के ड्रामे सामने आते हैं कांग्रेस पार्टी में, किस प्रकार से लोग निकलना शुरू होते हैं, किस प्रकार की टिप्पणियां आना शुरू होती है, किस प्रकार का खेला चालू हो जाता है कांग्रेस के अंदर ही। तो ये क्या हम सबने नहीं देखा? और जहां तक की बात है दिग्विजय सिंह जी की, दिग्विजय सिंह जी का गुट है, ये हर कोई जानता है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं। कमलनाथ जी का गुट है। अगर गुट नहीं होता तो आप मुझे बताइए कि परसों कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की यात्रा के लिए अपने विधायकों की बैठक की थी। क्या छिंदवाड़ा से 7 विधायक नहीं है? और 7 में से क्या एक भी विधायक खुद इंक्लूडिंग कमलनाथ आया था? नहीं आया था। जीतू पटवारी के साथ भी एक कांग्रेस की फौज आई है। तो ये आज की तारीख में जीतू गुट है, कमलनाथ गुट है और दिग्विजय सिंह गुट है। उसके अलावा भी छोटे छोटे गुट है। अजय सिंह राहुल भैया का एक गुट है, अरुण यादव जी का एक गुट है, सुरेश पचौरी जी का एक गुट है। और ये गुट गुट करके ये स्थिति हो गई है कि जिसको कहते हैं ना सर्कुलर फायरिंग स्क्वाड, की फायरिंग स्क्वाड एक गोली मारता है, लेकिन ये सर्कल में खड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे पे गोली मारते हैं। जी फरहाना खान जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात निकल करके सामने आ रही है इस चर्चा में। डॉक्टर गुलरेज साहब ने एक बात कही है कि कब कांग्रेस का कौन नेता एप्लीकेशन लेकर के बीजेपी के दरवाजे पर खड़ा हो जाए। तो बड़े सोच समझ करके बात करनी चाहिए। क्या आप भी यही सोच समझ करके बात करेंगी? बिल्कुल देवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं गुलरेज जी से कहना चाहिए, जो ज्ञान उन्होंने दिया है कि सोच समझकर बात करनी चाहिए, तो मैं उनको बता दूं कि जरा मर्यादा रखकर उस शब्दों का सही से चयन कर किसी आप वरिष्ठ नेता जो बहुत ही सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी में, आप उनके लिए सीधा बोल रहे हैं आया था, आएगा, इस तरह की जो भाषा का आप यूज कर रहे हैं, तो ये आप सोच समझकर जरा बात करें, ठीक है। इसके अलावा जो आप गुटों की बात कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी में खुद कितने गुट हैं? तो पता नहीं कितने गुट हैं आपकी पार्टी के, तो गुटों की कोई गिनती ही नहीं है। आपने विधानसभा चुनाव के टाइम देखा होगा कि कितने सारे गुट बन रहे थे, कितने लोग प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, कितने तैयार थे, शेरवानियां चली हुई थी, किसी का बेटे, किसी के बाप, सब तैयार बैठे हुए थे, लेकिन जो तैयार नहीं थे आखिरकार सेहरा उनके सर बांध दिया गया है। और गुट की बात करें तो शिवराज जी को जिस तरह से आप लोगों ने गधे के सर से सींग जैसे आपने पोस्टरों से सब जगह से गायब कर दिया है, जो एक देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनके चेहरे पर आपने पूरा चुनाव लड़ा, आपने उन्हीं को गायब कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी गुटबाजी का प्रतीक तो ये है। सिंधिया जी, उनका एक अलग ही गुट चल रहा है, और जो हमारे नए नवेले मुख्यमंत्री जी हैं वो क्या ही गुट बनाएंगे, वो तो उनका रिमोट कंट्रोल केंद्र में रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें, और ये एक चीज और एप्लीकेशन की ये जो बात कर रहे थे कि एप्लीकेशन तैयार रखी हुई है, एप्लीकेशन आपके तो कई सारी एप्लीकेशन विधानसभा के चुनाव पे ढेरों में लौट एप्लीकेशन लेकर आए थे और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, तब भी आपने यही बोला था कि एप्लीकेशन तैयार रखी हुई है। और रही बात तुलसी सिलावट जी की, तुलसी सिलावट जी जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम किसी को लेने नहीं जा रहे हैं, हम बुलाने नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, आप लेने नहीं जा रहे, आपको बुलाने के लिए करोड़ से ज्यादा का अमाउंट आया था, आप तो उसके पीछे पीछे बंधे चले गए, और वही 50 करोड़ की आज वो कीमत आप चुका रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी से, जो बीजेपी की पैरवी कर रहे हैं। आप अंदर से तो ठीक है फरहाना जी, ठीक है। डॉक्टर गुलरेज शेख कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास आएंगे। मैं फरहाना जी से करूंगा कि बाकी सारी राजनीतिक बातें अपनी जगह है, लेकिन आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, और प्रवक्ता मतलब पार्टी का मुंह होता है। तो आप एक बिल्कुल पार्टी का मुंह होता है, तो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए।
नहीं, देखिए तुलसी सिलावट जी बेसिकली एक दलित हैं। एक दलित को उसके नाम को मिलावट बोलना क्या पूरी की पूरी दलित बिरादरी का अपमान नहीं मैंने है? मिलावट बोला ही नहीं है, मैंने सिलावट बोला। आप जैसी आपकी सोच है वैसे आपके कान भी सुन रहे हैं। नहीं, भूपेंद्र जी ने बोला है, भूपेंद्र जी ने बोला है कि अरे भाई, आपके प्रदेश के उपाध्यक्ष ने कहा है मैडम, आप सुना दीजिए, वापस सुना दीजिए। जी, बिल्कुल, पूरा सुना दीजिए। बिल्कुल 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 जी। फरहाना जी ये तो कांग्रेस पार्टी ने बेसिकली दलित समाज का अपमान किया है, आपको माफी मांगना चाहिए मैडम, बताओ प्रवक्ता। और आपके खुद के कार्यकर्ता दलित को नंगा करके उल्टा लटका कर पीटते हैं। आपने ये सम्मान का काम किया है? आपके खुद के कार्यकर्ता दलित के स्तर पर पेशाब करते हैं, ये आपने दलित का सम्मान करने का काम किया है? किस मुंह से आप लोग ऐसी बातें करते हैं? देवेंद्र भाई, इनसे माफी तो ये दोहरा चरित्र आप कहीं और दिखाएं, तथ्यपूर्वक बात करें यहाँ पर बैठकर। जी, हम डॉक्टर राहुल रंजन जी के पास चलना चाहेंगे। दलितों का अपमान आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से आप क्या दलितों की इज्जत नहीं बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, हर वर्ग की इज्जत होनी चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म पर। हर वर्ग की इज्जत कार्यकर्ता कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने दलित का अपमान कैसे किया? दलित नेता का यानी कोई दलित नेता का, ये आप दलित एंगल मत जोड़िए, यही तो आपकी राजनीति है। यही आप लोग कभी राम मंदिर ले आएंगे, कभी दलित ले आएंगे, कभी हिंदू मुसलमान ले आएंगे, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान ले आएंगे। अरे थोड़ा सोच को बढ़ा दीजिए, अपने दम पे चुनाव लड़िए, अपने दम पे सरकार बनाइए। दूसरों के कंधे पर गोली चलाना छोड़ दीजिए आप लोग। अपने दम पर आत्मनिर्भर बनिए आप लोग, आत्मनिर्भर बनिए। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, दलित और ये सारी चीजें करना अब आप लोग छोड़ दीजिए। ये सब बहुत पुराना हो चुका है और जनता को सब समझ में आ रहा है। आप यहाँ चैनल पर बैठकर कुछ भी झूठ फैलाने की कोशिश करें, जनता सब देख रही है कि दलितों के साथ आपके नेताओं ने, आपके कार्यकर्ताओं ने क्या व्यवहार किया है। आपके लोगों ने दलितों को 50 गड्ढों तक में गाड़ दिया है। जनता सब देख रही है और जिन दलितों की आप पैरवी कर झूठी पैरवी कर रहे हैं, वो दलित भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डॉक्टर राहुल रंजन हम आपके पास आना चाहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। देवेंद्र भाई, आपको अच्छा लगा था सुन के? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये देखिए, किसी भी विशेष किसी भी व्यक्ति के बारे में भी इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है डॉक्टर राहुल रंजन, ठीक है, हम आएंगे। दोनों मेहमान थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं इनकी बात का एक जवाब दे दूं। अब ये इतना ही उछल रहे हैं तो मैं जवाब दे दूं इनको। अगर इतनी मान मर्यादा की बात कर रहे हैं तो गुलरेज दी, आप मुझे बता दें, जब प्रधानमंत्री, जब देश की एक वरिष्ठ महिला, एक वरिष्ठ नेत्री उनके बारे में बोलते हैं कि 50,000 की गर्लफ्रेंड जर्सी गाय, तब आपकी मान मर्यादा आपकी पार्टी की कहाँ जाती है? तब आपने मोदी जी से सवाल किया था कि आप एक महिला के लिए किस तरह से इस तरह बोल रहे हैं। आज आप दलित एंगल ढूंढ रहे हैं इसमें, तो मैं भी महिला को लेकर आऊंगी। आपके कैलाश विजयवर्गीय बोलते हैं कि जैसे नेता इस तरह से पार्टी बदल रहे हैं जैसे लड़कियां बॉयफ्रेंड बदलती है। तब आपने उनसे सवाल किया था कि वो लड़कियों को इस तरह से अभद्र भाषा का यूज कर रहे हैं। इसके पहले भी कैलाश विजयवर्गीय महिलाओं को शुभकामना बोल चुके हैं। तब आप हम निवेदन करेंगे, दोनों मेहमानों से निवेदन करेंगे कि हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राहुल रंजन नहीं हुई जी। डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि अभी हमारे दोनों मेहमानों को आपने सुना है कि बीजेपी का कहना है कि एक दलित नेता को मिलावट कहना वास्तव में उसका अपमान है। जी देवेंद्र जी, स्पष्ट ये कर दूं कि आज की स्थिति में किसको मिलावट कहना है या कहीं भी कुछ भी शब्दावली तो आप छोड़ दीजिए कि राजनेताओं की कोई शब्दावली बची है, न कोई मार मर्यादा बची हुई है, न उनके पास लोकलाज बचा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा। जितना भी निचले स्तर पे जा सकते थे उतने निचले स्तर पे भाषा चली गई है। तो उस भाषा की तो बात राजनेताओं से अपेक्षा ही नहीं करना चाहिए कि ये सभ्यता के साथ में लोगों के साथ प्रस्तुत होंगे या अपने विरोधी दलों के साथ में के नेताओं के साथ में। मतलब इनका आप ये कहिए कि इनके किसी भी स्तर की भाषा जा सकती है इनकी। तो आप भाषा के ऊपर देवेंद्र जी बिल्कुल कमेंट ही मत कीजिए और न भाषा के बारे में पूछिए। नेताओं की बात एक जमाना था, आप छोड़ दीजिए कि नेताओं की भाषा जो
बोली जाती थी मंच से तो लोग आम जनता उसको स्वीकार करती थी और सुनने के लिए पहुंचती थी। आज स्थिति ये है कि किसी राजनेता को सुनने क्या देखने तक की स्थिति नहीं बच रही है। इनका क्या होगा, मतलब परिवार, समाज, देश, प्रदेश, ये पूरा का पूरा रसातल में ले जाने की स्थिति पैदा कर दी है। मतलब आप कड़े शब्दों की आप बात करो तो मतलब ऐसी कुत्ता नोची टाइप की हो रही है भाषा। मतलब एक छोटे स्तर का, मतलब टपरी पे, चौराहे पे कहीं खड़े होने वाले, जो पान ठेले पे खड़े होने वाले जो लोग होते, मजदूर टाइप के लोग होते, उस टाइप की भाषा शैली राजनेताओं की हो गई है। इससे ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या इससे देश के लोगों को संदेश दे, मतलब नफरत सी हो गई है लोगों को। पहले ये होता था कि नेताओं को सुनने के लिए जाते थे, अब लोग देखना पसंद नहीं कर रहे, सुनना पसंद नहीं कर रहे। तो ये स्तर राजनीति का चला गया, उसमें क्या अपन कुछ नहीं कह सकते कि इनकी कहां जाएगी। तो दूसरी चीज क्या है देवेंद्र जी, अब हो गया है राजनीति, ऐसा नहीं, राजनीति हो गया व्यवसाय। अब इसमें हर आदमी अपना लाभ हानि देख रहा है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई विचारधारा है या देश को लेके चल रहा है, देश के मुद्दों को लेके चलना है, आम जन की परेशानियों को लेके चलना है, महिलाओं की परेशानी को लेकर के चलना है। इन सब चीजों से कोई वास्ता नहीं। सिर्फ वास्ता इस बात का बचा है कि कैसे भी हो सत्ता हासिल की जाए और मौज मस्ती 5 साल तक की जाए, दबा के हिंदुस्तान को लूटो, अपना पैसा बनाओ और इसके बाद में मजे करो। ये राजनीति बची है। जितने वादे कर सकते हैं उतने वादे करो, जितना जो झूठ बोलना है उतने झूठ बोलो। तो हर जगह, हर आपको किसी भी राजनेता में आज स्थिति ये है कि आपको किसी राजनेता को ढूंढने में दिक्कत हो रही कि इस पे भरोसा करें या नहीं करें। वो समय बीत गया जब राजनेताओं की भाषा पे या उनकी बोली पे, उनके कथन पे, उनके आश्वासन पे ये होता था कि इन्होंने कह दिया मतलब पत्थर की लकीर है। अब तो ये हो रहा है कि इन्होंने कह दिया, अगले क्षण क्या कहेंगे उनको खुद को भरोसा नहीं है। हम लोग पत्रकारिता में एक भाषा इस्तेमाल करते हैं ना कि यू टर्न मार लिया, अभी आधे घंटे बाद क्या कहेंगे, आधे घंटे बाद खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, सोशल मीडिया खड़ा हो गया। आप ट्विटर पे कुछ और डालोगे, अगले सेकंड डिलीट कर दोगे, अगले सेकंड नया डाल दोगे। तो क्या भरोसा किया जाए इनका? ये क्या बात करेंगे? लेकिन एक किस बात और जो करेंगे? डॉक्टर गुलरेज शेख ने कहा है कि कांग्रेस में ऐसा लग रहा है कि सभी लोग एप्लीकेशन लेके खड़े हैं और जिस तरह से ज्वाइनिंग बीजेपी करा रही है, लगता है कांग्रेस के नेताओं की, तो उस हिसाब से डॉक्टर गुलरेज शेख की बातें कितनी समसामयिक लग रही हैं इस समय आपको? देखिए देवेंद्र जी, ये बातें चल रही हैं और इन चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि अब राजनीति में लेन देन का खेल शुरू हो चुका है। दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि यदि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी जा रहे हैं तो मैं जहां तक समझता हूं कि कांग्रेस के वही लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर या कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी की ओर जहां भी यहां वहां से गड्ढमड्ढ कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी विचारधारा से कोई वास्ता नहीं है। इनको सिर्फ अपना व्यक्तिगत लाभ चाहिए, ये व्यक्तिगत अपना जमीन बचाए रखना चाहते हैं, यही लोग शिफ्टिंग करते हैं। इसके अलावा कोई शिफ्टिंग नहीं करता, क्योंकि मुद्दा ये उठा हुआ है कि कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के दरबार में पहुंचे थे और वहां वो नहीं जा पाए। यह बात बहुत लंबे समय तक चली, उस चर्चा में बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, उसमें लंबा खेल हुआ है, कांग्रेस के लोग भी जान रहे हैं। और आप ये सोचिए देवेंद्र जी, इस चीज को क्लियर कह दिया गया था और बिल्कुल गलियार, राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि जाना हो तो चले जाएं, अच्छा है, कम से कम टंटा कटे, ये बात चल रही है। तो ये चीज स्वीकार्यता है। तो मैं जहां तक समझ रहा हूं कि वाकई में जिस व्यक्ति ने छिंदवाड़ा में रह करके एक छत्र शासन किया हो, एक छत्र सरकार चलाई हो, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रह गया हो और इसके बाद यदि वो भारतीय जनता पार्टी में जाने की कोशिश कर रहा है या अपने बेटे को ले जाने की चेष्टा कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है कि अगला हमारा छिंदवाड़ा का गढ़ खत्म नहीं हो जाए, वो किला ध्वस्त ना हो जाए। इस वजह से वो दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस के नेता हो या किसी भी राजनीतिक दल के नेता हो, इन लोगों का मोह, पारिवारिक मोह जिसको कहते हैं ना कि उम्र होने के साथ में मोह माया बड़ी हो जाती है, तो उनको अपने पुत्र की चिंता हो गई। ऐसे कांग्रेस में भी लोगों को चिंता हो गई है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी में भी लोगों को, अन्य दलों में भी ये चिंता है। तो ये लोग जो बुढ़े होते जा रहे हैं, इनको विचारधारा से मतलब नहीं रह गई। ये चाह रहे हैं कि अपनी जो राजनीतिक जो प्रॉपर्टी है वो अपने बच्चों को सौंप जाए। तो सवाल इस बात का पैदा होता है कि ये लोग वफादार कहीं के भी नहीं है, ये देश के भी वफादार नहीं है, जनता के भी वफादार नहीं है। इन्होंने वर्षों झूठ बोला है, अब जाकर के झूठ खुलना शुरू हो गया है। तो ये डर है एक तरह का, इसको कहते हैं राजनीतिक डर। जी, राजनीतिक डर। तो क्या हम माने फरहाना खान जी कि कांग्रेस के नेताओं में एक राजनीतिक डर बैठ गया है? देखिए,
सबसे पहले तो जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी एक काम कर रही है पूरे देश में, जिस तरह से पूरे विपक्ष को डराने का काम कर रही है, और एक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारी संस्थाओं को भी अपने प्रेशर में लेकर वो उनसे ऐसे काम करा रही है, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये सारी टीम इन्होंने लगा रखी है। सारे विपक्ष को ये खत्म कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सिर्फ यही रहे। ये बात करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस युक्त बीजेपी बनती जा रही है। इनमें 50% से तो ज्यादा कांग्रेस के नेता ही अब तक मिला चुके हैं अपने साथ में, इनकी जितने भी लोग हैं। यानी कि आप भी मान रही हैं कि कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर गुलरेज शेख जो बातें कह रहे थे वो तो देश देख रहे हैं, उसमें आप मानने नहीं मानने वाली कोई बात नहीं है। न सिर्फ कांग्रेस से कर रहे हैं, सिर्फ यानी कि डर है। ठीक है डॉक्टर गुलरेज शेख जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो बात एक ही कहता हूँ, ये तो सबकी बातें इन लोगों के डर है और लोगों है, लेकिन आपने ऐसे काम क्या किए हैं जिसकी वजह से डर है? आपके बताने की कृपा करेंगी मैडम कि क्या आपके नेता चोर हैं? आपके नेता ने पब्लिक मनी खाई है, इसकी वजह से डरते हैं? आप देवेंद्र गुप्ता जी को देख लीजिए, राहुल रंजन जी को देख लीजिए, गुलरेज शेख को देख लीजिए। मैं सोचता हूँ आपके विषय में भी आपने भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया होगा कि तो आप इनकम टैक्स से डरे, आप सीबीआई से डरे, आप ईडी से डरे। लेकिन डरेगा वो जिसके नीचे कुछ रेले हैं। अगर आपके नीचे रेले नहीं, आपका दामन साफ है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या आपके नेता चोटे होते हैं? आप ये बताइए जो ये बात बोल रहे हैं कि आप नेता डरे हुए। जी, जवाब दीजिए। जी फरहाना जी, जल्दी। देखिए, मैंने सिर्फ अपने नेता की नहीं, सारे विपक्ष की बात की है, और ये डरे हुए की बात मैंने है कि डराने का काम बीजेपी कर रही है, और बीजेपी एक वॉशिंग मशीन भी लेकर बैठी हुई। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए गुलरेज जी। बीजेपी एक वॉशिंग मशीन भी लेकर बैठी हुई है कि जो लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुलकर फिर वो बिल्कुल क्लीन चिट उनको मिल जाती है। और ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है, ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर अटैक कर रही है। बोल रहे हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप देख लीजिए, हाल ही में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो महा घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया, आप क्या दूसरे पर उंगली उठाएंगे? आप बताइए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जानकारी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी, क्यों नहीं दे रहे आप जानकारी? क्यों पीएम केयर फंड को आरटीआई से बाहर रखा है? बताइए ये सारी चीजें। जिसका गठन ही हुआ ये बोलता कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करें भ्रष्टाचार में, मनमोहन सिंह की सरकार जो है भ्रष्टाचारी है, उनसे गले मिला लिए। तो आपका गुलरेज जी आप अपने अभी के प्रधानमंत्री की बात कर ले। इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना सारा पैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आपकी पार्टी को क्यों दिया? बीजेपी डर दिखा रही है और नेता डर रहे हैं। ये डर क्यों? चलिए जल्दी से, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। डॉक्टर राहुल रंजन, अंतिम सवाल आपसे। बीजेपी डर दिखा रही है लेकिन विपक्ष के नेता डरे हुए हैं, फिर ऐसा डर क्यों? सवाल ये है जी। देखिए क्या होता है कि देखिए देवेंद्र जी, राजनीतिक जमीन खिसकने का सबको डर होता है, सत्ता जाने का सबको डर होता है, ठीक, प्रतिष्ठा जाने का सबको डर होता है। तो जो इस उम्र में आप देखिए, यूथ नहीं जा रहा, आपको युवा नहीं दिखेगा, आपको 40 साल का, 45 साल का, 50 साल का नहीं दिखेगा। ये वो लोग दिखाई दे रहे हैं जिन लोगों ने अपना अच्छा खासा, मतलब आप ये कहें कि अच्छा खासा राजनीतिक अपनी जमीन इकट्ठी कर ली है, अच्छा खासा धन इकट्ठा हो चुका है, सब लोग हर क्षेत्रों में सर्वाइव कर चुके हैं, जिनको मतलब अब चिंता नहीं, अब इनको अगली पीढ़ी की चिंता है। लेकिन इनको डर इस बात का है कि जो अब तक हमने कमाया है वो बिल्कुल उसका नष्ट ना हो जाए, उसका सर्वनाश ना हो जाए। उस सर्वनाश से बचने के लिए, चाहे वो खुद की इज्जत हो, खुद का पैसा हो, कमाए हुई जो कुछ भी उन्होंने एम्पायर खड़ा किया वो हो, तो ये सारी चीजों को बचाए रखने की चेष्टा में ये लोग भाग के ऐसे राजनीतिक दल की ओर जा रहे हैं जो राजनीतिक दल इनको लगता है कि बचा लेगा। बस यही डर है, इसके अलावा कोई डर नहीं है, क्योंकि छिन जाएगी चीजें तो इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो जो कमाया हुआ है वो बच जाए, ये डर है सबसे बड़ा। तो चूंकि समय की अपनी पाबंदियां हैं और समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस, तुलसी के बोल, कांग्रेस मुक्त एमपी, तो बोल और उस पर वार पलटवार लगातार हो रहे हैं। लेकिन डर, जो एक बात जो हमारे मेहमान ने कही कि कांग्रेस के लोग आवेदन लेके खड़े हैं, इसलिए ठीक से बोलें, संभल कर बोलें कि कहीं उनका भी नंबर ना आ जाए। लेकिन कांग्रेस के जो हमारे
मेहमान थे उन्होंने ये बातें कही कि डर दिखाया जा रहा है, और डर कैसा और डर क्यों रहे हैं ये भी आपके सामने हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने खोल करके रख दिया। तो कुल मिलाकर के बयानबाजी है, बयानबाजी और तब तक होती रहेगी जब तक चुनाव रहेंगे, और इस बयानबाजी के पीछे जो क्या है और कैसी राजनीति हो रही है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसलिए बयानबाजी का मजा लीजिए और देखते रहिए कि कौन किसको क्या बोलता है। लेकिन एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है कि नेताओं को सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि नेता एक दूसरे नेता पर बयानबाजी करते हैं, इससे उनकी अपनी छवि तो खराब होती ही है, देश की प्रदेश की राजनीति में थोड़ी सी मैलापन आ ही जाता है। तो यह मैलापन ना आने पाए, आपकी कमीज उजली रहे, इसलिए शब्दों का चयन ठीक प्रकार से करना ही होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।